नमस्कार बच्चों, आज हम आज पढ़ेंगे पाठ 8। बच्चों, हम इससे पहले जो है 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास किन कारणों से हुआ। हमने इसमें बता दिया था कि भारत की राजनीतिक एकता कैसे हुई, तीव्र परिवहन ने किस तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, डाक एवं संचार व्यवस्था ने कैसे किस तरह से जो है कि ये टेलीफोन और फिर जो है कि ये डाक व्यवस्था पत्र वगैरह कैसे एकीकरण को जो है कि बढ़ावा दिया। फिर उसको नए बुद्धिजीवी वर्ग ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग था, कैसे जो है कि ये कैसे अपना विचार बदला, कैसे ये इसने अपने को समझा कि नहीं भारत को एक राष्ट्र होना चाहिए और भारत की एक राष्ट्र होगी तो उसका एक सरकार होगी, उसका एक सरकार होगी तो ये ब्रिटिश जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उन्हें हम क्या कर देंगे, भारत से बाहर कर देंगे। अंग्रेजी भाषा कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिर समाचार पत्र में हमने बताया था कि अगर एक घटना जम्मू कश्मीर में हो रही है, किसानों का विद्रोह हो रहा है, तो उस समाचार को जो है तमिलनाडु का नागरिक भी समाचार पत्र के माध्यम से जान जाता था कि अच्छा हाँ, तमिलनाडु में किसान विद्रोह कर रहे हैं। तो फिर उनको वो जानता था कि अच्छा क्यों विद्रोह कर रहे हैं, पता लगा कि नहीं जमींदार उनसे ज़्यादा लगन वसूल रहे हैं या फिर ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है। इसके बाद महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में कोई विद्रोह हो गया तो उसके बारे में महाराष्ट्र के लोग जानते थे, बंगाल के लोग जानते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो समस्याएं थी लगभग पूरी भारत में एक जैसी समस्याएं थी, तो लोगों ने कहा कि जब एक जैसी समस्या है तो हम क्यों ना मिल बैठकर इन ब्रिटिश सरकार को भगाते हैं। जब मिल बैठकर भगाएंगे तो भारत का एकीकरण अपने आप से जो एकता की भावना है वही फिर राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ेगी। फिर अंग्रेज शासकों की नस्लीय दम्भ कि भाई ये कहते थे कि भारतीय जितने हैं सब नकारा है, नागवार हैं, ये सब एकदम जो है कि कच्छे में टहलते रहते हैं, इनकी ये सबसे असभ्य हैं। और वो अपने आप को कहते थे कि हम गोरे लोग हैं, हम सभ्य हैं, हम तुम्हें जो है क्या बनाएंगे, हम तुम्हें जो है कि सभ्य बनाएंगे। तो भारतीय कहते थे कि ना तो विवेक में तुमसे कम है, ना तो चालाकी में हम कम हैं, ना तो जो है कि तुमसे जो है कि बुद्धि में कम है, तो ससुरे हमको कैसे तुम लोग कम आंक रहा है। तो इस कारण से देखेंगे कि लोगों में लगा कि नहीं नहीं हमको एक होकर इनका मुकाबला करना है, ये हम पर ये बात थोप रहे हैं। फिर बाद आर्थिक राष्ट्रवाद हमने देखा कि कैसे जो है दादा भाई नौरोजी ने ये बताया, लोगों को समझाया कि आपका पैसा अंग्रेज लूट रहे हैं और लूट के इंग्लैंड लेके जा रहे हैं और वहाँ की जनता संपन्न हो रही है, समृद्ध हो रही है, उसके पास नौकरी है, उसके पास पैसा, उसके पास सब कुछ है और आपको जो है वो बदहाली की स्थिति में गिरने दे रही है। आपके यहाँ अकाल पड़ रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं, कुपोषण से लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ जो है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। सारी समस्याओं का जड़ कौन है? इंग्लैंड में निवास करने वाले लोग हैं। और उन्होंने बताया कि जो पैसा आपका भारत से बाहर जा रहा है उसी के कारण भारत में ये बदहाली की स्थिति है। अब देखिए सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। ये बच्चों पहली ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसने पूरे भारत को एक जो है कि संगठन के अधीन पिरो दिया। कभी इसका कोई अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र से बनता था, कोई अध्यक्ष गुजरात से बनता था, कोई अध्यक्ष बंगाल से बन रहा है, कभी इसकी बैठक जम्मू में हो रही है, कभी तमिलनाडु में हो रही है। तो इसने सभी लोगों के जो विचार थे, सभी लोगों की जो समस्याएं थी, सभी की जो दिक्कतें थी, उनको ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है रखने का काम किया। उन्होंने मांग उठाई ये समस्याएं हैं, इनको आप हल करिए। तो वो ऐसी संस्था को हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सन 1885 ईस्वी से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। 1885 से 1919 ईस्वी के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट तथा संदिग्ध थे। भाई जब शुरुआत था, जैसे कहते हैं बच्चा जब शुरुआत होता है तो ना तो वो बढ़िया से बोल पाता है, ना तो वो ढंग से चल पाता है और ना तो उसकी बुद्धि इतनी विकसित रहती है कि जो जैसे कह देगा वो उधर ही चला जाता है। तो वो सीख रहा होता है, लेकिन जब सीख रहा होता है, इसी तरह जो कांग्रेस थी वो 1885 से 1919 के चरण में आप देखेंगे तो उसको पता ही नहीं था कि हमें आगे क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे लिए क्या क्या समस्याएं
हैं जिनको हमें संसद के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने उठाना है, तो ये उसको बहुत जो है कि स्पष्ट नहीं था। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था। मतलब जो ये आंदोलन कर रहे थे लोग, जो मांगे उठा रहे थे, तो ये जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे यही सब इसमें शामिल थे, और इन्हीं की जो समस्याएं थी उसे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जाता था। कभी किसानों की समस्याएं नहीं रखी, मजदूरों की समस्याएं नहीं रखी जाती थी, और रखी भी जाती थी तो नॉर्मल रूप से रखी जाती थी, जैसे कहते हैं कि चलता फिरता, हाँ बस ये मजदूरों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, इनको हल करिए। लेकिन जोरदार तरीके से कभी नहीं रखी गई कि ताकि जो कि अड़ जाए कि नहीं आप इसको करिए, किसानों को लगान माफ़ी करिए, किसानों जो है कम से कम टैक्स वसूलिए, मजदूरों को कम से काम के घंटे कम से कम करने पड़े, मजदूरों को अधिक वेतन दीजिए। ये मांग बहुत जोरदार तरीके से कभी नहीं इन्होंने उठाई, जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारों से प्रेरणा लेता था। मतलब उदारवादी विचार मतलब बच्चों उदार विचार कि मतलब भाई ब्रिटिश सरकार से कब हो विद्रोह होकर के ना है कि हम संघर्ष करब अगर हमारी मांग ना मांग लिया। उन्हें कहा कि बस एक पर्चा पे लिखें और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के दई चलिया में कि भैया जो है ये हमार मांग हो, हमार मांग पूरी कहना तो उसे हमें कोनो बैर ना हो। तो यह देखत भारतीय युवा जो हो कि भाई लगभग 35 साल कांग्रेस ऐसे धीरे धीरे चलल, तो जोन यूथ रहा है, जोन युवा वर्ग रहा है, वो बहुत जो है कुंठित अपने आप के महसूस करे यार। ये सब जो है कि खाली बस का करेलन, एक समस्या लिखी है और कि ब्रिटिश सरकार के देख चली है, ब्रिटिश सरकार मनमर्जी से करी ना करी वो हल समस्या के ओकरे वो विवेक पर डिपेंड हो। तो लेकिन जोन युवा वर्ग रहा है वो कहे कि ना ऐसा हो कि हम लोग जो मांग उठाई ओके पूरे दम से उठाए, पूरे बल से उठाए, ओकर विरोध करब तब तक जब तक कि ब्रिटिश सरकार हमारे लोगों के वो मांग ना ले। तो उमन देख लाला लाजपत राय जी अलन, फिर तिलक जी अलन, फिर जो बाल गंगाधर तिलक अलन, और एक बाद जो विपिन चंद्र पाल अलन, तो ये सब मांग उठावे शुरू कर दिलन। अब देखा 1919 से 1947 ईस्वी के बीच अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग अपनाया। अब जैसे गांधी जी आंदोलन में प्रवेश किए, गांधी जी जैसे आए, तो भारतीय राजनीति की दशा एकदम चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अहिंसात्मक असहयोग, कि भैया हम लोग ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम जो इस स्कूल के अध्यापक हैं वो अध्यापन काम छोड़ देंगे, जो आर्मी में है वो अपना बंदूक छोड़ दें, जो है कि रेलवे में है, छोटे छोटे पद पर है, वो अपना काम छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिश जो भारत में शासन कर रहा है, हम यह देखना चाहते हैं कि भारतीयों के सहयोग के बिना कई दिन ये टिके रह सकते हैं। दूसरा अपनाकर आंदोलन किया, तो उनका यही मानना था कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो दम भरती है कि हम अपने बल पर शासन कर लेंगे, देखते हैं भारतीयों के असहयोग पर ये कैसे जो है कि शासन संचालित कर पाते हैं। तो इस सोच ने क्या किया कि ब्रिटिश की नींव हिला दी, क्योंकि भाई प्रशासन भले से ब्रिटिश सरकार भारत में कर रही थी, ऊंचे पदों पर ब्रिटिश नागरिक भले से थे, लेकिन जो निम्न पद थे उन सब में जो है बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की थी। तो भारतीय अगर काम छोड़कर चले गए तो आपकी पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। अब जब व्यवस्था ठप हो जाएगी तो ऊपर के अधिकारी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, जब नीचे जो है आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है बड़ा उदारवादी व्यक्ति था, माना जाता था। तो इसके दिमाग में एक उपज आई कि ऐसा करते हैं, इसको कई लोग बड़ा हुल देते थे कि ऐसा है, देख भैया भारत में तू नहीं जानता, साधु संत ये जो हिमालय पे जा के पूजा पाठ करते हैं, ये सब एक दिन ऐसा सुनामी लेके आएंगे कि तुम्हारा ब्रिटिश साम्राज्य उखड़कर फेंक जाएगा। तुम ये मत समझो कि साधु बड़ा जो है कि शांत है, कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं। ये हिमालय जो तपस्या कर रहे हैं ना, ये शक्ति अर्जित कर रहे हैं और एक लहर में आएंगे, तुम्हारा पूरा साम्राज्य टूटकर बिखर जाएगा। तो ये एलन ऑक्टेवियन जो है कि ह्यूम जो है, ये जाके लॉर्ड डफरिन से बताता था कि भैया इसे जो है कि हो रहा है। तो इन दोनों ने दिमाग बनाया कि ऐसा है कि एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
इस संस्था को जब बनाएंगे तो इसमें अपने भी लोगों को शामिल करो और ये देखो कि कहाँ क्या जो है कि विद्रोह की घटना कहाँ हो रही, कहाँ हिंसा की घटना हो रही है। तो सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था होगी तो इसे ज़रूर पता होगा, और जब पता होगा तो हम वहाँ तुरंत सेना अपनी भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे और उस आंदोलन को क्या कर देंगे, दबा देंगे। उभरने से पहले कोई आंदोलन को हम दबा देंगे। इसी चक्कर में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। वे उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आयगर और सुरेंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहला जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो जब भी पहले पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और इसको स्थापित करने में किस अंग्रेज की महत्वपूर्ण भूमिका थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की, जिसका नाम ए.ओ. ह्यूम था। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम ने स्थापित तो कर दिया, तो उसको लग रहा था कि यार ये हमारे जो है कि हाथों की कांग्रेस जो है कठपुतली है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ना चाहेंगे। लेकिन क्या हो गया बच्चों, धीरे 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 जनता की अपेक्षाएं जो है कांग्रेस से बढ़ने लगी, क्योंकि ये जहाँ भी आंदोलन होता था वहाँ पहुँच जाती थी और वहाँ पर जो है कि सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते थे कि भाई हाँ जनता की मांग सही है और आप इसको जो है हल करिए। जैसे आप ले लीजिए खेड़ा का विद्रोह हो रहा था या चंपारण का विद्रोह हुआ, तो चंपारण के विद्रोह में जब राष्ट्रीय कांग्रेस को ये पता कि किसानों को ज़्यादा लगान देनी पड़ रही है तो उन्होंने वहाँ पर जाकर विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्या कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम लगान ही नहीं देंगे। अब ब्रिटिश सरकार ने फिर एक समिति गठित की कि भाई देखो ये बात मांग सही है कि या गलत है। तो ब्रिटिश सरकार ने जब समिति गठित की तो उनको लगा कि हाँ यार ये तो मांग जो है कि इनकी जायज़ है कि भाई हमारे ऊपर इतना लगान क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि अकाल बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इनसे मांग इनसे लगान जो है कम ली जाए और इनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाए। तो जनता जब भी कोई संघर्ष होता था तुरंत राष्ट्रीय कांग्रेस को बुला लेते थे कि भैया जो है हमारी ये समस्या आप उठा दीजिए, तो हो सकता है कि हमारी समस्या ब्रिटिश सरकार सुन ले। तो अपेक्षाएं जब बढ़ने लग गई तो ये राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभरना शुरू कर दी। इसके नेता जो है कि राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने शुरू कर दे। अब डफरिन को ये लगा जो है कि बहुत गाली देता था, हमको धूर्त, पागल, सन की सब कुछ कह डाला। ये बेवकूफ़ जो है इसको समझ नहीं आया कि ये इस संस्था को स्थापित कर दिया, ये तो लोगों की संस्था बनती जा रही है, लोग जनता इससे जो है कि प्यार करना शुरू कर दी है या इसको मान्यता देना शुरू कर दी है, और ये तो हमारे लिए क्या करेगी, ये हमारे लिए जो है कि नाक में दम कर दी हुई है। तो फिर आप देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य घोषित किए। पहला है देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। इसका पहला उद्देश्य था कि जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी जो है बेहतर लोग हैं, उनको क्या करना, राजनीतिक रूप से जो संपन्न है, सामाजिक नेता हैं, उनको एक मंच पर लेके आना। जब एक मंच पर लेके आएंगे तो वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समझदार वर्ग है। जब समझदार वर्ग है तो वो क्या करेगा कि हमें जो है नई राह दिखाएगा। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। जो भारतीय धर्म के आधार पर विभाजित हैं, क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं, जाति के आधार पर विभाजित हैं, उनको कहना कि नहीं हम क्या हैं, भारतीय पहले हैं और इसके बाद कोई आइडेंटिटी हमारी है। तो जब अगर भारतीय होंगे सब तो सबको ये बताएंगे कि हमारी समस्याएं जो है वही तुम्हारी समस्याएं हैं, जो महाराष्ट्र की समस्या है वही बंगाल के किसान की समस्या है, जो बंगाल की किसान की समस्या है वही उत्तर प्रदेश के किसान की समस्या है। जब हमारी समस्याएं एक हैं तो हम साथ मिलकर अगर एकजुट होकर इस समस्या का निदान करेंगे तो हल कर लेंगे। फिर राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। मतलब ये हो गया कि भाई राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर
कि जितना राजनीतिक प्रश्न है कि भागे लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, लोगों को जो है कि शिक्षा का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, लोगों को स्वास्थ्य अधिकार मिले या ना मिले, इन सब प्रश्नों को पर लोग अपना मत व्यक्त करने लग गए, अपनी बात कहने लग गए। तो धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो पनपना शुरू हो गई। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। जैसा हमने बताया कि हर वर्ग, किसान हो गया, मजदूर हो गया, दलित हो गया, आदिवासी हो गया, हर वर्ग के समस्याओं की चर्चा होने लगी, हर वर्ग के मुद्दों को उठाने लग गया। हर व्यक्ति जो है कि आता था, वो बोलता था, भाषण देता था और ब्रिटिश सरकार पर इस पर प्रभाव पड़ता था और उनके जो न्यूज़ थे वो पूरे देश में जो है कि प्रसारित होते थे। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियाँ बनानी चाहिए इसके बारे में भी प्रस्ताव पास किए जाते थे। ये बताया जाता है सरकार ये नीति गलत बनाई हुई है, किसानों से अधिक टैक्स ले रही है, ये सरकार नीति गलत है, इसे कम कर लेना चाहिए। अगर अकाल पड़ गया है तो उसमें जो है कि किसानों की सहायता की जानी चाहिए, सरकार जो है मनमानी तरह से कर ले रही है। तो वो सुझाव भी देते थे कि ब्रिटिश सरकार सुझाव भी देते थे कि आप लोग ऐसा करिए तो जनता का भला होगा। कांग्रेस की दो विचारधाराएं हैं। पहला नरम दल। नरम दल मतलब होता है भैया कि नरम लोग हैं इसमें। तो बच्चों आज इतना ही, अब कल पढ़ाएंगे।